नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा कल से रोज सुबह 8 बजे ये क्लास लाइव होने वाली है वापस है। ठीक है, अभी हम लोग इसको रिकॉर्डेड कर रहे हैं 9 बजे। ठीक है, बाकी कल से सुबह लाइव 8 बजे होने वाली है, तो दोस्तों कल से कोशिश किया करना कि इस क्लास के अंदर आप लोग लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का एक्शन प्लान जो कि ग्रेट प्रोग्राम आया है वो क्या है उसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इन सारी खबरों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर, वाई इंडिया इंक इज नॉट अ हनुमान लीप। ठीक है, हालांकि एडिटोरियल की जो हेडिंग है वो अंदर के मटेरियल से इतना कोई लिंक नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। तो देखो यार, सबसे पहले तो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितनी भी चीजें वो इंपॉर्टेंट होती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ कि हम लोगों को ये देखने को मिला है कि जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है 2 सेकेंड, जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है मार्केट के अंदर। मतलब मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे ब्रिजेस है, पुल है, ये सारी चीजें बनाना है ना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, इन सारी चीजों के अंदर कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट। यानी कि एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और दूसरे प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जितने भी बिजनेस वगैरह चल रहे हैं, जॉब वगैरह मिल रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से मिल रही है। भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर आजकल देखा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल फॉर्मेशन का 75% होता है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब कैपिटल क्या है, वेल्थ और कैपिटल में अंतर क्या है, रुपया और कैपिटल में अंतर क्या है, पैसे और कैपिटल में अंतर क्या है। कैपिटल वो पैसा है जो वापस से आप बिजनेस के अंदर निवेश करते हो, उसे आप कैपिटल कहते हो। वेल्थ मतलब मेरे पास में ये धन दौलत है, मेरे पास में जमीन जायदाद है, ये वेल्थ है। कैपिटल का मतलब है वो अमाउंट, वो मनी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पैसे, वो जमीन जायदाद जो मैं कैपिटल के रूप में यूज कर सकता हूं, जो मैं वापस से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो 75% तक कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर करता है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है पब्लिक सेक्टर के मुकाबले। जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जरूरी हो जाता है तो क्या पब्लिक सेक्टर का कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं? क्या पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक सेक्टर के तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेना भी जरूरी है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद में ही प्राइवेट सेक्टर जो है वो निवेश करता है। भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए प्राइवेट सेक्टर को निवेश कराने के, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आजकल देखने को मिलेगा आपको, या लेस गवर्नेंस। आजकल आपको नई जो भारत के अंदर 6 साल से सरकार है, 7 साल से सरकार है, 8 साल होने वाले हैं लगभग, जो 8 साल से सरकार है उसके द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करेंगे, हम लोग लेस गवर्नेंस करेंगे, है ना, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। ये सब क्या है? ये सब ये है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम कर पाएगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारे मार्केट के अंदर इंकरेज हो। प्राइवेट सेक्टर जब इंकरेज होगा तो अपने आप प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर बढ़ने लगेगा। अब इमेजिन करना कि मार्केट के अंदर प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ रहा, तो फिर जॉब बढ़ेगी और कई सारी चीजों का ग्रोथ होगा। बट भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा लेस गवर्नेंस किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा टैक्स के अंदर इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। एक समय था कि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर लगभग 30% तक का टैक्स लगता था, 2019 के अंदर से कम करके 22% कर दिया गया। नई कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए पहले 25% तक का टैक्स लगता था, वो कम होके अब 15% ही कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत सेस सरचार्ज वगैरह मिला दोगे तो ये 17% हो जाता है, और ये 25% हो जाता है मैक्सिमम सेस सरचार्ज वगैरह मिलाने के बाद। मतलब कि टैक्स वगैरह कम करके कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में पैसे जो है वो बढ़ेंगे, ऐसा सोचा गया, जिसके बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा पैसे को निवेश करेगा मार्केट के अंदर, मार्केट ग्रो करेगा। पर लगातार प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कम देखने को मिल रहा है भारत के मार्केट के अंदर। अब जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिल रहा है तो ऐसा क्यों है?
तो भैया ये 2008 तक हम लोगों के यहाँ पर काफी ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया था। 2008 के अंदर हम लोगों को अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस देखने को मिला। अमेरिका के अंदर जो क्राइसिस आया उसका असर पूरे भारत के ऊपर भी पड़ा। हालांकि भारत की इकोनॉमी अभी पॉजिटिव में थी जीडीपी के अंदर, पर यह सब प्राइम क्राइसिस की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ प्राइवेट सेक्टर के पास में। देखो 2008 के पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन थी, मतलब इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। जब बढ़िया इकोनॉमी चल रही थी तो बैंक भी सोच रहा था कि यार बिजनेस अच्छा काम कर रहे हैं तो एक काम करो अपन लोन दो। तो बैंक ने बहुत लोन दिए शुरुआत में, बहुत अति लोन दिए 2000 से 2008 के बीच में ढेर सारे लोन दिए गए। पर 2008 के अंदर सब प्राइम क्राइसिस आ गया जिसकी वजह से कई सारे बिजनेस के ऊपर असर पड़ा। इतना ही नहीं, इस समय अगर आपको याद होगा ना तो 2008 के अंदर क्या चल रहा था, तो इस समय ना यूपीए की सरकार के खिलाफ लोग काफी विरोध कर रहे थे। यूपीए सरकार के अंदर जो ऑफिशियल थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, वो खुद डरे हुए थे, जिसके कारण से प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाई और उसके कारण से हम लोगों को डिसीजन पैरालिसिस देखने को मिला। इवन इसी दौरान के अंदर क्या हुआ कि जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ता हुआ दिखा। और जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट चल रहा तो जुडिशियल एक्टिविज्म ने कहा कि नहीं नहीं बंद करो उसको, ये एनवायरमेंट का इशू है। वहां पर पीआईएल दर्ज हो गई तो वो वाला भी बंद कर दिया। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए जिसके कारण से जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोन में गया और उसके कारण से आज जो है वो इन्वेस्टमेंट एक तो हिस्टोरिकल कारण से कम देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो रही है। इमेजिन करना कि रशिया यूक्रेन वॉर होना, कोविड-19 आना, ये सब क्या है? ये सब ये है कि इसकी वजह से इंडिया के अंदर डिमांड कम है और अगर डिमांड कम होगी तो उसकी उस समय पर इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे आप? मतलब आप खुद सोचो ना कि आप एक बिजनेसमैन होते हैं, एक व्यापारी के रूप में सोचो, आप बैठे हुए हो, आप देख रहे हो कि यार डिमांड ही नहीं, मतलब मार्केट में कोई सामान खरीद नहीं रहा है। जब मार्केट में कोई सामान खरीद नहीं रहा है तो आप प्रोडक्शन क्यों ही करोगे? और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो फिर आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कम ही होगा। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है वो इन वजह से कम है। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, ये 2011-12 के अंदर पिक पे गया था और उसके बाद से लगातार कम है, 2011-12 के बाद से ही कम है। पर शुरुआत में 2011-12 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता था। पर आजकल क्या हो गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बहुत कम कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो नेहरूवियन पॉलिसी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इस कारण से पब्लिक इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा कम कर दिया गया। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है नहीं और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो भारी मात्रा में कम हो गया। ये अब इशू की बात है। ऐसी कंडीशन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि इवन आईएमएफ ने अभी कहा है कि अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वो इंकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, और पब्लिक सेक्टर अगर इंकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए तो पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। मतलब कैसे करता है? पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करके क्रिएट करेगा 5G को, 5G के अलग अलग टावर वगैरह इन सारी चीजों के ऊपर काम वाम करेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में स्पेक्ट्रम देगा प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर आगे वाले टावर वगैरह क्रिएट करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझ रहे हो? अगर पब्लिक सेक्टर रोड बनाएगा तो ही वहां पर बिजनेस हो पाएगा, और बिजनेस होगा मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा। आज मैं अंबानी को कह दूं कि जाओ अफ्रीका के अंदर, कॉन्गो के अंदर जाके आप अपनी कंपनी चलाओ, तो क्या वो चलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे तो हैं, पर वहां पर जाके अगर हम लोग बिजनेस चलाएंगे तो बिजनेस चलाने में खर्चा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही प्राइवेट सेक्टर को ग्रो कराता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, ऐसा आईएमएफ ने रिसेंटली कहा था। तो अभी हम लोगों को भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाना चाहिए। पर जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए भारत सरकार द्वारा तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए। किन चीजों का ध्यान रखा जाए? पहली चीज कि जब भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है तो आज पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया कल ग्रोथ हो गई, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक करोगे उसके बाद उसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की सोचना पड़ेगी। और रिसेंटली कोविड-19 आने के बाद में हम लोगों को यह समझ में भी आ गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इसी कारण से बजट 2022 के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा पब्लिक इन्वेस्टमेंट देने की बात की गई थी। पर ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो 2022 में दी गई है ये इमेजिन करके दी जानी चाहिए कि देयर शुड बी अ लॉन्ग टर्म। और सेकंड कि इन्फ्लेशन, महंगाई। अब कितना ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर लो, अगर महंगाई ज्यादा है तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़े और लोगों के पास में पैसा बचे, क्योंकि महंगाई ज्यादा होगी तो आप बेसिक नीड के अंदर यानी कि फूड है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इन छोटी मोटी चीजों के अंदर ही, डेली नीड के अंदर ही अपना सारा पैसा खर्च कर दोगे, क्लोथिंग वगैरह में पैसे खर्च कर दोगे, एक्स्ट्रा डिमांड नहीं क्रिएट कर पाओगे ना। मतलब आप सोचो कि आपकी सैलरी है 100 रुपया और मार्केट में महंगाई इतनी है कि आपका कपड़ा खाना ही 100 रुपये का आ रहा है, तो बताओ आप एक्स्ट्रा कुछ डिमांड कर पाओगे क्या? जब एक्स्ट्रा कुछ डिमांड नहीं कर पाओगे तो दूसरी चीजें चल पाएंगी क्या? तो मार्केट के अंदर लोगों के पास में सेविंग होना जरूरी है और सेविंग क्रिएट करने के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि डिमांड क्रिएट हो। मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो ही मार्केट के अंदर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी चीज को बार बार घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, इवन ये भी याद रखना कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को हटा के केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही कर दें। पब्लिक और प्राइवेट साथ में काम करता है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना ही कर लोगे आप, मैक्सिमम कितना कर सकती है गवर्नमेंट, तो वैसे तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, पर एफआरबीएम एक्ट के तहत कई सारे रेस्ट्रिक्शंस जिसके कारण से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा निवेश नहीं किया जा सकता। अगर पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा तो उसके दौरान में गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पैसे छपवाने पड़ेंगे आरबीआई से, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो एक लिमिट तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाए, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जन्म दिया जाए। घुमा फिरा के यही बात इस एडिटोरियल के अंदर कही गई है। द फेट ऑफ चिप्स विल डिटरमाइन द फेट ऑफ नेशन। फेट ऑफ चिप्स, चिप्स मतलब वो चिप्स नहीं, लेस ये नहीं, मैं सॉरी लेस वगैरह ये तो चिप्स का होती है, तो नाइट्रोजन के पैकेट में फ्री चिप्स आ जाती है। ठीक है, पर ऐसे मतलब वो आपने देखी होगी ना, वो वाली चिप नहीं। चिप्स का मतलब है कि सेमीकंडक्टर के से बनी हुई जो होती है ना, उनको हम लोग कहते हैं चिप्स। ठीक है ना। मेमोरी कार्ड अपने आप में एक चिप होती है, वो भी सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ठीक है, पर सेमीकंडक्टर का फेट ही चिप को डिटरमाइन करता है। चिप आज के नेशनल डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप आज के नेशनल डेवलपमेंट के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है। आप खुद सोचो कि आज के समय पर ऐसी कौन सी नई चीज बन गई है जो बहुत सारे इनोवेशन का बेस है। सोचो और अपने आंसर दो। इंटरनेट। जब से इंटरनेट आया है पूरे विश्व के अंदर इनोवेशन बढ़ गया है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से नॉलेज शेयरिंग बढ़ी है। इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज आता है फॉर द बिजनेस। इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज आता है एज अ इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी चीजों के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पर इंटरनेट क्या है? क्या इंटरनेट को ऐसे हाथ पे चला दूंगा क्या मैं, क्या अरे इंटरनेट चल रहा है, कि मेरे को फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाना है तो मुझे चिप चाहिए। जितने भी फोटो वीडियो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर की जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो चलाया जाता है, जो पूरा फोन चलता है, वो कंप्लीटली एक चिप के ऊपर चलता है। इसलिए चिप इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी क्रिटिकल सेक्टर है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है ना, टेलीकॉम, बैंकिंग, इन सब के अंदर चिप का यूज बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर के अंदर कैसे, रिसेंटली रशिया यूक्रेन का वॉर देख लो ना। रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान में सब लोगों को क्या लग रहा था कि कुछ दिन में रशिया जो है वो यूक्रेन से जीत जाएगा, पर यूक्रेन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और ये जवाब किसकी वजह से दिया? विद द हेल्प ऑफ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, जो कि वेस्टर्न अलाइज द्वारा दी गई थी। ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल क्या होती है? जो कि प्रिसाइजली एक टारगेट को हिट करती है। इसके अंदर भी चिप्स लगी होती हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं और उसको बताती किधर जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, काफी क्रिटिकल सेक्टर के अंदर चिप जो है वो यूज आती है। ऑटोमेशन के अंदर धीरे धीरे करके डिफेंस के अंदर हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर के अंदर हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं। सबके अंदर चिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के समय पे पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़े चिप के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें आपको ताइवान दिखेगा, साउथ कोरिया दिखेगा, अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, चाइना, ये सब दिख जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? पर कई सारे देश जैसे इंडिया है और भी कई सारे देश हैं जिनको दिख रहा है कि यार अब हम लोगों को काफी ज्यादा जरूरत है चिप को मैन्युफैक्चर करने की।
तो फिर ये देश जो है वो चिप को बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया, चाइना, ये सारे देश जो है वो 200 बिलियन डॉलर तक का निवेश जो है वो कर रहे हैं चिप के मैन्युफैक्चर के अंदर, अपने अपने देश के अंदर चिप को बनाने के लिए। इंडिया ने भी एक 10 बिलियन डॉलर की स्ट्रेटजी निकाली थी, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि भारत सरकार द्वारा अलग अलग सेक्टर के अंदर 50% तक चिप को अगर आप बना रहे हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हो, तो उसका 50% तक खर्चा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। भारत भी भारी मात्रा में चिप को बनाने के लिए निवेश करेगा। हालांकि ये अमाउंट काफी ज्यादा इनसफिशियंट है, पर कर तो रहा है, कोशिश तो है। पर भारत जब ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो भारत को कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किन चीजों को ध्यान रखना है? तो पहली चीज तो ये है कि देखो यार, चिप को बनाने के अंदर फॉक्सकॉन ना हो जाओ। फॉक्सकॉन क्या है? एक्चुअली में फॉक्सकॉन करके कंपनी है जो कह रही थी कि हम लोग 5 बिलियन डॉलर तक की सब्सिडी देंगे चिप को बनाने के लिए, हम लोग नई नई जॉब देंगे लोगों को, हम लोग बेस्ट प्रकार की एलसीडी मैन्युफैक्चर करेंगे और कई सारी चीजें। पर ये सारी चीजें पेपर में हुई, ऑन ग्राउंड हुई नहीं। तो भारत सरकार को ऑन ग्राउंड चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले। ये चीजें नहीं करना पड़ेगी, मतलब फॉक्सकॉन नहीं होना पड़ेगा कि बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े वादे कर दिए और फिर उसके बाद में किया कुछ नहीं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार को कई सारी चीजों को अवेलेबल कराना पड़ेगा। जब भी सेमीकंडक्टर से चिप बनती है तो उसके अंदर फैब्रिकेशन होता है। तो हम लोगों को सेमीकंडक्टर वगैरह लगते हैं, हमको सिलिकॉन वगैरह भी लग जाता है। हम लोगों को उसी दौरान के अंदर प्योर वाटर की जरूरत पड़ती है, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत लगती है। तो वो गवर्नमेंट को यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या खास है? देखो, GS3 के अंदर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करके डायरेक्टली टॉपिक लिखा हुआ है। रिसेंटली हम लोग को यह भी देखने को मिल रहा है कि जब से फॉरेस्ट सर्विस जो है वो जुड़ी है यहां पर, तो प्रीलिम्स के अंदर, यूपीएससी के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। और कई बार तो ऐसे प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, इवन मेंस के अंदर भी, कि ये एक्शन प्लान था तो क्या हुआ था उसमें, वो एक्शन प्लान था तो क्या हुआ था उसमें। इस कारण से ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान रिसेंटली आया है दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्रेट एक्शन प्लान है क्या? ठीक है, तो देखो हुआ ये है कि रिसेंटली दिल्ली एनसीआर वाला रीजन, अगर मैं कहूं पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है पूरे विश्व की, आपके दिमाग में कोई सा नाम आएगा तो वो आएगा दिल्ली। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल में से एक है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियरली खराब हो चुका है। अभी एक समय याद करो, वे तो बारिश हो रही है अभी, है ना, आसपास वाले रीजन में दिल्ली के, पर अभी का जो समय है, क्या आपको नहीं लगता कि फसल की कटाई का समय? और फसल की कटाई के बाद में अभी क्या आने वाली है? कौन सी क्रॉप? रबी क्रॉप। अब जब रबी क्रॉप आएगी तो रबी क्रॉप के आने के दौरान में क्या स्टबल बर्निंग होगी दिल्ली के आसपास वाले इलाकों के अंदर? दिल्ली के अंदर ना फायर क्रैकर बहुत फोड़े जाते हैं दिवाली के दौरान में, तो और ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। ट्रैफिक वगैरह का एयर पोल्यूशन तो ऑलरेडी है, जो एयर पोल्यूशन अभी तक हो रहा है वो तो है, एक्स्ट्रा एयर पोल्यूशन और क्रिएट होगा दिल्ली के अंदर। मतलब अभी सिचुएशन भी ऐसी है। ऐसी कंडीशन के अंदर एक ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है वो लाया गया, हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन दिवाली के बाद होगा। ये ग्रेडेड एक्शन प्लान क्या है? दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करो कि हुआ कुछ ऐसा था कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का केस था, जो पूरा मुद्दा था, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट बैठा था। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया क्या हो गया? लोगों ने कहा कि एयर पॉल्यूशन हो गया। एयर पॉल्यूशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ करो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जब कहा गया कुछ करो, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहां से निकला और कहा कि ठीक है कुछ करते हैं। और उसने क्या हुआ, कुछ मेजर्स बनाए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये मेजर्स अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिए हुए रिकमेंडेशन है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। और जो मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है, वही मॉडिफिकेशन करने के बाद में इन एक्शन प्लान्स को
कि इन्हें इन्हीं चीजों को नोटिफाई किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और बाद में इसी के अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद में ये ग्रेप प्लान के रूप में इंप्लीमेंट होगा। पर आप सोचो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप समझे नहीं समझे होगे, विचार कर लो एक बार, समझ जाओ। नहीं समझे बताना ही पड़ेगा, चलो बता देता हूं कि सेंटर है दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो अभी तक राज्य सरकार करती थी। अब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे चीजों का प्रयोग करके, रिसोर्सेज का प्रयोग करके दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा, जिसके बाद में ये ग्रेट प्लान जो है वो लाया जा रहा है। अब ये ग्रेट प्लान जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे डिपेंडेंट है। दिल्ली के अंदर भी अलग अलग रीजन है, दिल्ली अपने आप में कैपिटल है, एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली कोई ऐसी छोटी मोटी जगह है नहीं, 18 मिलियन लोगों की आबादी यहाँ पे रहती है। अलग अलग रीजन अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यमुना बैंक वगैरह वाले रीजन के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको पेड़ ज्यादा दिखाई देंगे, तो वहां पर एयर क्वालिटी बेटर है। पर सेंटर दिल्ली के अंदर आओगे तो एयर क्वालिटी जो है वो खराब होती हुई दिखाई देगी। तो एयर क्वालिटी अलग अलग दिल्ली के अंदर अलग अलग रूप से दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन के अंदर अलग अलग रीजन जहां पर एयर क्वालिटी अलग अलग तरीके की है उसके अनुसार कुछ मेजर्स उठाए जाएंगे। जैसे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 है, मतलब पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे बैन लगाया जाएगा। क्यों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से भी पॉल्यूशन होता है क्या? कंस्ट्रक्शन कराओ तो सही, आपको धूल उड़ती हुई दिखाई देगी जो कि सांस के अंदर जाएगी, एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण। पार्टिकुलेट मैटर वगैरह को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डिमोलिशन एक्टिविटी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट के ऊपर बैन लगाया जाएगा। जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसे उठाया जाएगा, उसे हटाया जाएगा शहर से। क्यों? क्योंकि सॉलिड वेस्ट को कई सारी म्यूनिसिपालिटी जला देती है। तो अगर म्यूनिसिपालिटी सॉलिड वेस्ट को जलाती है या बायोमास को जलाती है तो फिर स्ट्रिक्ट फाइन जो है वो लगाए जाएंगे। इवन फायर क्रैकर के ऊपर भी बैन भी लगाया जा सकता है। ठीक, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा वेरी पुअर स्टेटस हो तो 301 से 400, ये सारी एक्टिविटी नोट करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि एयर क्वालिटी में ये फीलिंग लाने के लिए कर रहा हूं कि क्या क्या हुआ, पर यह समझना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार एक्शन लिए जाएंगे इस नए ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंदर, ग्रेड प्लान के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अगर वेरी पुअर क्वालिटी है 301 से 400 के बीच में, तो रोड के ऊपर से स्वीपिंग की जाएगी, मैकेनाइज स्वीपिंग, और उसके बाद में एक जगह कचरा इकट्ठा हो जाएगा, धूल मेल मिट्टी, उसके ऊपर पानी डाला जाएगा। ताकि पानी डाल देते हो जब आप धूल के ऊपर, तो आप देखोगे कि वो धूल फिर उड़ेगी नहीं। ठीक है, तो वो पॉल्यूशन कम क्रिएट करेगी, तो वो चीज जो है वो यहाँ पर की जाएगी। साथ में अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई जो है वो दिया जाएगा। पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड देने से क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि जनरेटर का यूज जो है वो कम होगा, यानी कि ओवरऑल पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। अगर सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स है किसी रीजन के अंदर 401 से 450 के बीच में, तो वहां पर रोज रोडों को साफ किया जाएगा, रोज उसके ऊपर पानी डाला जाएगा, इससे पहले ट्रैफिक है। ठीक है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी एक्सेप्ट मेट्रो, हॉस्पिटल, रेलवे के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इवन BS3 और BS4 के जो डीजल और पेट्रोल के मोटर व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर 450 से ज्यादा सीवियर प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ऐसी कंडीशन में LMV व्हीकल जो होते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी, उनके ऊपर बैन वगैरह लगाया जाएगा एक्सेप्ट सम इमरजेंसी कंडीशन। जितनी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन है उन सबको रोक दिया जाएगा। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को कहा जाएगा कि आप पब्लिक, म्यूनिसिपल, कॉर्पोरेट और प्राइवेट ऑफिस का प्रयोग करके काम को 50% स्ट्रेंथ के ऊपर करो ताकि जो व्हीकल है वो कम चले। स्कूल, नॉन इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह जो है, जो उनके अंदर इमरजेंसी मेजर्स जो हैं वो उठाए जाएंगे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर जाता है। इस तरीके का एक ग्रेड प्रोग्राम है। इसके अलावा फिर GS1 के ऊपर बात करते हैं। GS1 के अंदर क्या खास है, आई डोनेशन के ऊपर बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखो PWD के द्वारा के ऊपर जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नॉट मच ऑफ अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी से जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस के अंदर आते हैं, वो प्री के अंदर नहीं आते।
ठीक है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको कोई बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, मतलब ये मत करने बैठना कि कहाँ पर आई डोनेशन किन किन राज्यों के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बस कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे कम गोवा, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट राज्य, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है, पर इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने एग्जाम की डिमांड को समझो कि आप पीडब्ल्यूडी के ऊपर केवल 250 वर्ड लिख पाओगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर 250 वर्ड मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड ऐसी नहीं है कि आपको बहुत वर्ड लिखने। ठीक है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा ये चीजें, और दूसरा क्या है कि ये चीजें याद रहती भी नहीं है कि कहाँ पे कर्नाटक ने टॉप किया था, कहाँ पे तमिलनाडु ने, कहाँ पे केरला ने। तो इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको फील लाने के लिए मैंने ये डाटा जो है बताया। पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आई डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी सारी कोशिश की गई थी, पर ये आई डोनेशन क्यों करना है, फैक्ट लिखना है, डाटा लिखना है, तो ये वाला डाटा लिखो कि 4.8 मिलियन लोग पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर विजुअली चैलेंज्ड है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे ऑफ 2015 से 2019। अब कोई सा भी क्वेश्चन आता है जो कि पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड आता है, उसके अंदर आप ये डाटा लिख सकते हो, इसलिए इसका कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है, ये वाला डाटा आप अपने पास में रख लो। सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस जो है वो कोर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, लगभग 7.4%। और जितने भी आई डोनेशन किए जाते हैं ना भारत के अंदर, उसका 40 से 50% डोनेटेड आई कॉर्निया को ठीक करने के लिए जाता है। इसके अलावा GS2 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, रिसेंटली आपने देखा होगा कॉन्गो के अंदर पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर अटैक किया गया था, जिसके बाद में भारत के द्वारा भेजे गए कुछ पीस कीपर्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद में यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स के चीफ भारत के अंदर आए थे, इवन जापान में भी गए थे, इवन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के अंदर भी गए थे। ठीक है, UAE के अंदर भी गए थे। तो उस दौरान में इन्होंने जब भारत के अंदर स्टे किया तो इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड, कि पीस कीपिंग फोर्स को अभी क्या इश्यूज जो हैं वो फेस करने को मिल रहा है। तो मैंने बताया कॉन्गो के अंदर पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर कई सारे आतंकवादी संगठनों ने अटैक किया, जिसके कारण से पीस कीपिंग फोर्स के अंदर कैजुअलिटी दिखी। पर ये जो कैजुअलिटी, ये जो फैटेलिटीज हैं, ये कोई अभी नहीं दिख रही है, ये लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2020 के अंदर लगभग 13 फैटेलिटीज हुई थी, 2021 के अंदर लगभग 25, और 2022 के अंदर अगस्त तक 26, और अगस्त से दिसंबर तक और ज्यादा फैटेलिटीज हो सकती हैं। तो ये फैटेलिटीज, ये जो कैजुअलिटी है पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, ये लगातार बढ़ रही है। सवाल उठता है ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है। और जब हम लोग पीस कीपिंग फोर्स को किसी देश के अंदर भेज रहे हैं, जैसे कॉन्गो के अंदर भेजा या फिर किसी भी देश में भेजा, वहां पर सिक्योरिटी के इशू होंगे, तभी ही पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया है। पर केवल सिक्योरिटी के इशू नहीं होते, इवन पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे होते हैं। तो दोनों प्रकार के सिक्योरिटी क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर पीस कीपिंग फोर्स जाती है, जिसके कारण से उनके ऊपर खतरा जो है वो काफी ज्यादा बना रहता है। दूसरा कि पीस कीपिंग फोर्स जब जाती है तो उसका काम वहां पर युद्ध लड़ना नहीं है। युद्ध लड़ना इजी होता है, क्योंकि वहां पर आप मिशन चलाओ और छिप छिप के दुश्मनों को के ऊपर अटैक वगैरह करो, ये होता है। पर पीस कीपिंग उसके अंदर मिसाइल वगैरह का ही प्रयोग वगैरह कर सकते हो, पर पीस कीपिंग फोर्स का काम मिसाइल वगैरह को प्रयोग करना ही, इनका काम है शांति को स्थापित करना, पीस कीपिंग करना, नॉट पीस इन्फोर्समेंट, इन्फोर्स भी नहीं करना। तो वो शांतिपूर्वक ढंग से करना होता है, ज्यादा हथियार नहीं चलाने होते। ऐसी कंडीशन के अंदर वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। पीस कीपिंग के अपने कुछ लिमिटेशन है। इतना ही नहीं, पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, यूनाइटेड नेशन के अंदर उसका कोई फिक्स मैंडेट नहीं है, ऐसा सब चीफ ने बताया। तो उसके बाद में ये कहा गया कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली चीज तो ये करो कि यार जो सोल्जर, उनके लिए एक मैंडेट क्रिएट करो कि उनको करना क्या है, एक प्रोएक्टिव मैंडेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा कि 1979 के अंदर पीस कीपिंग फोर्स भारत के अंदर लगभग 60 साल के अंदर 179 पीस कीपर्स की डेथ हुई है। भारत की तरफ से पीस कीपर ज्यादा जाते हैं तो ज्यादा डेथ होती है, दूसरे देशों की तरफ से कम जाते हैं, कम डेथ होती है। तो केवल भारत ही इन सब की दिक्कतें क्यों झेले? दूसरे देश के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, भारत के पीस कीपिंग फोर्स जा रही है और भारत के पीस कीपर्स की डेथ हो रही है, ऐसा क्यों हो?
जबकि पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर द पीस कीपिंग। ऐसी कंडीशन में हमको जोग्राफिकल बैलेंस करना चाहिए पीस कीपिंग के अंदर, ताकि हर एक देश से एक फिक्स अमाउंट ऑफ पीस कीपर्स जो है वो जाए, जिसके कारण से कैजुअलिटी जो हो वो हर एक देश के अंदर बढ़ जाए। इसके अलावा कई सारी एक्सरसाइज अभी रिसेंटली होने वाली है, इनको थोड़ा सा नजर में रखना। नवंबर के अंदर जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चारों क्वाड के देशों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होगी, लॉजिक से बता दोगे, मालाबार एक्सरसाइज। सेकंड, कि यह मालाबार एक्सरसाइज जो है वो जापान के अंदर होगी, और जब जापान के अंदर होगी उसी दौरान में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होगा। भारत इस रिव्यू को अटेंड करेगा, इंडियन नेवी इसको अटेंड करेगी। क्यों? क्योंकि 70th एनिवर्सरी आने वाली है जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की, नवंबर के अंदर ही, पहले हफ्ते में। वहीं अक्टूबर एंड तक ये चीजें नवंबर के अंदर की जाएंगी। वहीं अक्टूबर एंड में इंडिया यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत क्लोज। इसके अलावा GS3 के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो भारत का डायरेक्ट टैक्स इस बार 7.45 लाख करोड़ का हुआ है। अब जब हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स को समझो और इनडायरेक्ट टैक्स को समझो। इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझ। इनकम टैक्स आप अगर भरते हो तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को भरते हो। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को भरा जाता है, समझो, इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, जो क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है। वहीं देयर इज अ इनडायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता। तो किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट GST लगाती है रेस्टोरेंट पे, और रेस्टोरेंट वाला आपसे लेता है। गवर्नमेंट को हकीकत में आपसे लेना है, पर वो क्या करती है, रेस्टोरेंट के जरिए आपसे लेती है। अब हर एक चीज के ऊपर एक एक व्यक्ति से, अरे तूने बिस्किट लिया था ना उस दिन, ला टैक्स दे। अच्छा तूने उस दिन चॉकलेट ली थी, ला दे टैक्स दे। ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सारे लोगों से अपना सामान बेचने के बाद में टैक्स कलेक्ट करेगा पहले दुकानदार, और दुकानदार से फिर GST कलेक्ट कर लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, पर्सनल इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आता है। पर्सनल इनकम टैक्स मतलब एक तो आ जाता है पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ठीक है, एक कई बार क्या होता है कि आजकल वो भी लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या कहते हैं उसको, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये भी एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स है। इवन एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वसूल किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये सब एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। ये जो टोटल डायरेक्ट टैक्स हुआ है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कहीं पे होता है तो वो इनकम टैक्स के जरिए होता है, और उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी डायरेक्ट होता है, सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन के ऊपर जो लगता है। ठीक है, तो रिसेंटली ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो लगभग 8 अक्टूबर तक 7.45 लाख करोड़ तक हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आपको कंप्लीट गाइडेंस मेरे द्वारा पर्सनली दी जाएगी, और आप सबको पता है कि UPSC की प्रिपरेशन के अंदर गाइडेंस का कितना महत्व है। इवन अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो SRC10, तो 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। साथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगी, आपको किताबें मिलेंगी, और ये सब कुछ तब होगा जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करोगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।